तो अभी 4 दिन पहले एलआईसी ने एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस। आज इस वीडियो में हम इसी का क्रिटिकल रिव्यू करने वाले हैं। हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि ये प्लान लेने लायक है भी कि नहीं, अगर लिया तो कितना बेनिफिट लमसम हो सकता है, और अगर दूसरी प्राइवेट कंपनियों के प्लान से इसे कंपेयर करें तो इसमें हमें क्या कमियां देखने को मिलेंगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस प्लान का डिटेल मैंने यहाँ पर खोल लिया है। तो एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस जो है वो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? जिसमें इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट दोनों ऐड करके मिलती है। ठीक है, एक तरफ होता है इंश्योरेंस जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट जो सेविंग्स में यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इस प्लान को लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो, ऐसा है कि यूनिट लिंक्ड प्लान तो एलआईसी के ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं ही मार्केट में, फिर इस प्लान को क्यों लॉन्च करना पड़ा? देखो, रिसेंटली कुछ कंपनीज ने लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक्स, इन्होंने ऐसे प्लान लॉन्च किए जिन्होंने इस इंश्योरेंस वाले पार्ट में ना प्रोटेक्शन का अमाउंट बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब जैसे हम इस प्लान में ना जनरली अब तक यूनिट लिंक्ड प्लान में 7x ऑफ एनुअल प्रीमियम या फिर 11x ऑफ एनुअल प्रीमियम ही इंश्योरेंस पाते थे। यानी कि अगर 1 लाख का प्लान लिया है ना, अगर 1 लाख का प्लान लिया तो 11 लाख की ही प्रोटेक्शन इसमें होती थी अब तक। ठीक है, मैक्सिमम 11 लाख की प्रोटेक्शन होती थी, जो काफ़ी ना इन्वेस्टर को कम लगता था, ग्राहक को कम लगता था। क्यों? क्योंकि भाई जो 1 लाख एनुअली प्रीमियम दे सकता है उसकी लाइफ की कीमत कम से कम 50-60 लाख रुपए तो होगी ही, और 11 लाख का इंश्योरेंस लेकर के वो उखाड़ी क्या लेगा। तो ऐसे में पहले एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे कंपनीज ने ना प्लान लॉन्च किए जिसमें कि उन्होंने क्या किया कि म्यूचुअल फंड की यूनिट के साथ इंश्योरेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया। इंश्योरेंस की वैल्यू को वो 80 लाख, 90 लाख, 40 लाख जितना पॉसिबल हो कस्टमर की अकॉर्डिंग उतना उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो भाई एलआईसी को भी लॉन्च करनी थी, तो एलआईसी ने भी किया। एलआईसी ने भी क्या किया कि भाई हम ऐसा प्लान लेके आए हैं जिसमें म्यूचुअल फंड की आपकी यूनिट मिलेंगी और जो इंश्योरेंस होगा ना वो अंडर राइटिंग के बेस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये प्लान काम कैसे करेगा, है ना। तो पहली चीज़ तो आप समझ गए हो कि एक तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा और दूसरा आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलेगी। मान लो कि आपने 3600 रुपये का प्रीमियम दिया मंथली, है ना, तो इसमें 600 रुपये तो आपके चले गए इंश्योरेंस में, है ना, जो कि कभी वापस नहीं आएंगे या आएंगे तो बिना इंटरेस्ट के वापस आएंगे, और ये जो 3000 रुपये थे इसमें से वो म्यूचुअल फंड की यूनिट को खरीदने में चले गए। अब इस पर कुछ चार्जेस भी हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें या फिर इस प्लान की डिटेल के बारे में बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल आप चुन सकते हैं। मतलब इतने पीरियड के लिए आप इसे इंस्टॉलमेंट में इसके प्रीमियम को दे सकते हैं। और जो पॉलिसी टर्म रहेगा ना, अगर 5 साल का चुनते हैं तो 10, 15, 20 और 25 ईयर्स तक का आप पॉलिसी प्रीमियम टर्म चुन सकते हैं, है ना। ये आपके प्रीमियम टर्म्स आ रहे हैं। जैसे कि आप मान लो 15 साल प्रीमियम देना चाहते हो और 15 साल में ही इस पॉलिसी को क्लोज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जितना पीरियड का प्रीमियम दिया उतने पीरियड तक ही पॉलिसी अपनी क्लोज करा ली। बट अगर आप प्रोटेक्शन के तरीके से देख रहे हैं तो आपको कम से कम 25 साल के लिए प्लान चलाना ही चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं तो अलग चीज़ है। हालांकि अभी कुछ इसमें मिथ हैं जो मैं आगे आपको बस्ट कर दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्लान। अब मिनिमम प्रीमियम की अगर बात करें तो इस प्लान को मंथली 5000 रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर 15 साल के लिए ले रहे हैं तो 3000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यानी कि साल की 36,000 रुपये से ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 18 साल के लिए मिनिमम एज ऑफ एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैक्सिमम एज क्या रहेगी इस प्लान को कंटिन्यू करने की? वो है 90 ईयर्स। अब सीधी सी बात है भाई, यूनिट लिंक्ड प्लान है, इसमें सेविंग्स भी है तो इसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है। ठीक है, बेसिक सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। अब जैसे बेसिक सम एश्योर्ड मैंने बताया कि आप सिर्फ इसमें आपको 7 लाख या फिर 11 लाख का नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको इसमें ज़्यादा अमाउंट का भी रिस्क कवर मिल जाएगा। तो रिस्क कवर के लिए ना इन्होंने एक टेबल दी हुई है। अगर आप 60,000 रुपये साल से ज़्यादा का प्रीमियम देते हैं तो ना आप इस टेबल के अकॉर्डिंगली अपना रिस्क कवर डिसाइड कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप 18 से 30 साल की एज के बीच में हैं और 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं तो आपका जो सम एश्योर्ड या एनुअल प्रीमियम होगा ना उससे 20 को मल्टीप्लाई करके आपको इंश्योरेंस दिया जा सकता है। सपोज करो कि 1 लाख रुपए का ही चुन लिया, है ना, तो 1 लाख को अपन 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगर सपोज करते हैं कि 15 साल का आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन लिया और आपकी जो एज है वो 31 से 40 के बीच में फॉल करती है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम
इंटू मल्टीप्लाई वाला भी इंश्योरेंस मिल सकता है। मतलब यानी कि 1 लाख का प्रीमियम अगर दे रहे हो तो उसको 25 से ये लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस का मैक्सिमम अमाउंट हर किसी को चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन उसी से बनती है। ठीक है, अब आपने ये देख लिया, लेकिन इसमें ये सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग है। मतलब यानी कि LIC वाले डिसाइड करेंगे कि आपको 25 देना है या फिर 20 देना है या 15 देना है। ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल की पेइंग कैपेसिटी, उसकी एज, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, इनकम फैक्टर होता है ना, वो सारी चीज़ें देख करके वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि भाई आपको इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से रिस्क कवर मिलता है। तो 20 लाख रुपए का सपोज करते हैं कि आपने रिस्क कवर लिया हुआ है और आप पहले 2 ईयर्स का ही प्रीमियम दे पाए हैं, मतलब यानी कि लगभग 2 लाख रुपए का आपने प्रीमियम दे दिया है। तो अब इस केस में अगर सपोज करो इस दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपको ये 20 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है ना वो मिल जाएगा। अगर सपोज करते हैं कि 14th ईयर में डेथ होती है, उस टाइम तक जो आपका सेविंग था वो लगभग 22 लाख रुपए हो चुका था। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का नहीं बल्कि आपका जो फंड की वैल्यू का पैसा है ना वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मिलेगा क्या। ठीक है, और ये आप यहाँ देख भी सकते हो कि भाई हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए डिसाइड किए थे। ठीक है, बेसिक प्रीमियम फंड वैल्यू कितनी आपकी हो गई है, या फिर प्रीमियम जो आपने टोटल पे कर दिए हैं उसके बेस पर, तो जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। और जनरली जब लंबा समय बीत गया है तो सीधी सी बात है कि आपके फंड की वैल्यू ही तब तक ज़्यादा हो चुकी होगी तो आपको वही मिलेगी। ठीक है, अब इसकी एक अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे आपका ना मोर्टेलिटी चार्जेस यानी कि रिस्क कवर कम होता जाता है वैसे वैसे आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ना वो भी ये लोग कम कर देते हैं। सपोज करिए कि स्टार्टिंग में जब आपने प्लान लिया था 3600 रुपये देते थे, 600 रुपये इंश्योरेंस में चला जाता था। फिर जैसे जैसे आपके फंड की वैल्यू बढ़ती गई है ना, 2 लाख रुपये जमा हुआ, 4 लाख जमा हुआ, 6 लाख जमा हुआ, तो ये 600 रुपये ना धीरे धीरे कम भी होते जाएंगे। मतलब आपके इंश्योरेंस का पैसा कम होता जाएगा तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू में ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इसके संग एक समस्या ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एज बढ़ने के संग रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो फिर मोर्टेलिटी चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। सपोज करें कि कोई व्यक्ति है जो 35 की एज में है, उसका 1.5 रुपये का मोर्टेलिटी चार्जेस लग रहा है पर 1000 पर। सपोज करते हैं कि अपन ने 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है। अब 20 लाख ये हो गए आपके इधर 20 लाख रुपए। ठीक है, अब 20 लाख 1000 रुपये आपके पर रिस्क कवर का 1.5 आपको मोर्टेलिटी चार्जेस देना है। तो 1000 को मैंने से डिवाइड कर दिया मैंने 20 लाख को, तो बच के 2000। इस 2000 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ये आपका जो है मोर्टेलिटी चार्जेस होगा। मतलब यानी कि 1.5 गुना लगभग 3000 रुपीज़ इस समय आपका मोर्टेलिटी चार्जेस यानी कि इंश्योरेंस में चला जाएगा हर साल। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, 6000 रुपये यानी कि 300-400 रुपये कुछ महीने के आसपास पड़ रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ये बढ़ता चला जाएगा 5.5 तक और 13.95 तक चला जाएगा 60 की एज में। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जब जैसे जैसे आपके फंड की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, तो वो फंड की वैल्यू इसमें से कम भी होती जाती है। तो उसके बाद ही आपका मोर्टेलिटी चार्जेस डिसाइड होता है, यानी कि रिस्क कवर डिसाइड होता है। तो मोर्टेलिटी चार्जेस की अगर बात करें तो ये बहुत नॉमिनल है, आपको इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ नॉमिनल चार्ज ही आपसे चार्ज किया जाएगा। लेकिन जो दूसरे चार्जेस हैं इस प्लान में वो आपको हाई पड़ सकते हैं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार कौन कौन से फंड के ऑप्शन अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड में यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। तो जब आप LIC के वाउचर पे आप जाओगे ना तो यहाँ टाइप्स ऑफ फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो बॉन्ड फंड है जो कि 60% तक बॉन्ड में लगाता है, और फिर ये कहता है कि 40% तक हम सिक्योरिटीज़ में लगा सकते हैं, है ना, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और इसके बाद ये आपका सिक्योर्ड फंड आ गया। अब ये सिक्योर्ड फंड जो है ना वो लगभग 45 से लेकर के 85% तक आपका बॉन्ड में लगाएगा, 40% तक सिक्योरिटीज़ में लगाएगा, 15% तक अपना इक्विटी में भी लगा सकता है। फिर उसके बाद आ गया बैलेंस फंड। ये बैलेंस करेगा कैसे कि थोड़ा पैसा बॉन्ड में लगा देगा, थोड़ा सिक्योरिटीज़ में लगा देगा, थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी लगा दे इक्विटी में लगा देगा। ठीक है, ग्रोथ फंड है, ये थोड़ा बहुत लगाएगा डेप्ट में, फिर थोड़ा बहुत सिक्योरिटीज़ में, है ना, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जो वो उन सब में। फिर बाकी 80% तक, 40 से लेकर के 80% तक इक्विटी में लगाएगा, और इसका रिस्क भी हाई होता है। तो ये ना फंड टाइप्स हैं, और इनके ये जो नंबर है ना इनसे आप इन्हें वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो LIC की। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ इनका करंट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो देखो ये कुछ पुराने फंड्स के कंपनी के परफॉर्मेंस हैं।
ये आप चाहो तो डायरेक्टली LIC की वेबसाइट पे चले जाओगे ना तो वहाँ पे दिख जाएगा। अभी आप जो देख पा रहे हो ना, ये दूसरे प्लान्स के हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, है ना, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फ्यूचर प्लस, प्रॉफिट प्लस, है ना। ये सारे डिफरेंट आपके प्लान्स जो होंगे LIC के, उनकी डेली बेसिस पर NAV है। अगर इसमें यहाँ पर बेस प्राइस देखोगे तो 10 रुपये था और 58 रुपीज़ इसका करंट प्राइस चल रहा है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2008 में पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। तो अगर मैं इसकी पॉलिसी की परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो जो हाईएस्ट मुझे दिखता है ना वो 59 का रेट है। मतलब यानी कि 10 रुपये का जो NAV था, 10 रुपये का जो अपन ने म्यूचुअल फंड लिया था, वो इस समय 59 हो गया और 2005 से ये चालू है। तो मतलब लगभग इसने 20 साल के पीरियड में करीब 60 रुपये अचीव किए हैं इसने, ठीक है, 59.55 के आसपास, ठीक है। तो इसका अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करूं तो कितना बना? भाई सिंपल से कैलकुलेशन है, ChatGPT पे जाओ, क्या लिखना है, 10 रुपये का NAV 2005 में लिया जो कि 59 का हो गया 2025 में, ठीक है। क्या रेट ऑफ रिटर्न आता है? तो सिंपली ChatGPT 20 साल के हिसाब से कैलकुलेट करके देता है जो कि 9.28 है। मतलब यानी कि अगर आप लाइव जाकर के देखोगे जो हाईएस्ट LIC का फंड में रिटर्न गया है वो 9.28 है। ChatGPT खुद बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये हाईएस्ट रिटर्न है म्यूचुअल फंड में, किसके? LIC के, ठीक है, 9.25, ठीक है, 9.28। अब इसे तुम याद रखना क्योंकि इस पर हम दोबारा आएंगे। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसकी 9.25 है। अब ये प्राइस तो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि भाई FD 6% दे रही है, 5% दे रही है, लेकिन आपका ये CGR 9.28 है, तो ये अच्छा दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी अपन इसके बाद इसके चार्जेस की और बात करेंगे, क्यों? अब ये जो चार्जेस है ना, ये इसी के ऊपर तो लगने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले चार्जेस की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो ये आपसे ले रहे हैं आपकी पॉलिसी पर, यानी कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं उस पर पहले महीने या पहले साल 8% ले लिया जाएगा, दूसरे साल 5.5%, दूसरे से 5वें साल तक 5.5%, और इसके और देयर आफ्टर 3% आपसे चार्ज किया जाएगा। 3% आपको देना ही देना पड़ेगा देयर आफ्टर, जो कि बहुत ही हैवी लगा मुझे। अब इसका मोर्टेलिटी चार्जेस जो आप पे कर रहे हो वो तो चलो ठीक भी है, क्योंकि बिकॉज उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस मिल रहा है ना, एक्सीडेंटल राइडर है वो, अगर अपन नहीं भी लेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। इसके बाद आता है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, बिकॉज आपने मेरे से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस ले लिया था। अब इसके बाद ये 1.3% आप फंड एलोकेशन चार्जेस और ले रहे हो, और अगर मैं डिसकंटिन्यू कर देता हूँ इस पॉलिसी को तो 0.5% लगेगा, ठीक है। लेकिन चलो उसके बारे में बात नहीं करते, डिसकंटिन्यूशन नहीं करना है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की अगर बात करें तो बिना मतलब के 85 रुपये अपने को देने पड़ेंगे। मतलब अगर 1 लाख से ऊपर की प्लान है, 60,000 से ऊपर का प्लान है, तो 100 रुपये पर मंथ यानी 1200 रुपये और चले गए, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये चार्जेस ना 5% के हिसाब से एस्केलेट भी करेंगे, मतलब यानी ये जो 1200 रुपये ना, इस पे हर साल 5% और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इनके अगर मैं सारे टोटल जितने भी इनके चार्जेस हैं, 3% वाला एक, 1.35% वाला एक, 1200 रुपये का जो आ रहा है उसका मान लो 0.2%, फिर इसके बाद अब ये इंक्रीज़ भी कर रहे हैं, फिर रिस्कवर भी भाई उसका भी चार्जेस लग रहा है तो उसे भी 0.5 मान लें। तो इनका सबका एवरेज अगर मैं मिनिमम 3.5 से 4% भी अगर मैं मान के चलूँ कि भाई 4% ये हमसे हर साल काट लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, तो ये जो 4% है ना, ये मुझे इसी अमाउंट में से देने हैं। मतलब यानी कि 9.28 में से 4% ये इसी बात का चला जाएगा इनके चार्जेस का, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द पॉलिसी चलने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेट करूं कि अगर मैंने भाई 9.28 में से 4% चार्जेस का ही दे दिया है ना, तो मेरे को लमसम करीब 5.28 पर एनम का पैसा मेरे को मिल जाएगा। माने यानी कि इंटरेस्ट रेट मेरा लगभग ये पड़ जाएगा, है ना, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.28 मिलने वाली है। अगर इस पैसे से 15 साल के लिए 15 साल प्रीमियम दे करके मैं प्लान लेता हूँ तो मैं कितना पैसा बना पाऊँगा 1 लाख रुपये से। तो देखो सिंपली कैलकुलेशन यहाँ तुम्हारे सामने आ रही है कि 15 साल बाद तुमको 23 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें कि 15 लाख रुपए तो खुद तुम्हारा ही जमा किया होगा, और इस पर 7,95,000 रुपये का तुमको वेल्थ बेसिकली जनरेट होगा। मतलब 8 लाख रुपए तुम जनरेट करोगे, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.28% है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस प्लान की मैं बारे में बात करूँ कि ये प्लान मुझे कितना अच्छा लगा, कैसा लगा, तो इसके जो प्रोस एंड कॉन्स निकल के आते हैं ना, तो मुझे एक ही चीज़ इसमें अच्छी लगती है कि इसमें सम एश्योर्ड का ना एक अच्छा रीजनेबल प्राइस पर गुड अमाउंट दिया हुआ है। मतलब यानी कि आपको मोर्टेलिटी चार्जेस अगर देखें तो उसके हिसाब से आपको ये एक
सम एश्योर्ड अच्छा प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि भाई इस तरह का प्लान लेके आए हैं तो ऑब्वियसली। लेकिन जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, आजकल आप म्यूचुअल फंड में देखो तो 0.75 मैक्सिमम चार्ज किया जा रहा है डायरेक्ट प्लान में, और जियो ने आकर के तो म्यूचुअल फंड पे इससे भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिए हैं जो आपके चार्जेस हैं, है ना। अब ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो कि पहले 8, फिर उसके बाद 5.5, उसके बाद 3% लगे ना, बिल्कुल फालतू एकदम फर्जी लगते हैं, मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं थी इनकी। उसके बाद ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर चार्जेस 1200 रुपये, और फिर बढ़ता भी जा रहा है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ फंड जो है वो भी मुझे एक एवरेज क्लास लगी, फिर उसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, तो एक गुड रिटर्न तो मुझे आता वो नहीं दिख रहा। नॉट अ गुड रिटर्न, आई बिलीव कि ये अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है। 5.5% तो भैया पहला 5.5% मिल रहा है, फिर उसके ऊपर रिस्क भी मेरा ही है, जिम्मेदारी सारी मेरी है, चार्जेस मुझे देने हैं, तो मुझे तो ये प्लान उतना सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि LIC के और भी दूसरे प्लान हैं जो कि आपको 5.5% के आसपास गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं। अब गारंटीड रिटर्न जब मिल ही जा रहा है तो मैं फिर इस प्लान को क्यों लूँगा। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि इसमें सम एश्योर्ड का अमाउंट जो है वो अच्छी मात्रा में मिला है, 20-25 लाख का मैं चुन सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि वो मुझे अलाउ करें। भाई वो भी तो एज और फैक्टर और इनकम फैक्टर दूसरी चीज़ों को देख करके डिसाइड होगा कि भाई इस बंदे को 20 लाख का इंश्योरेंस मिलना है, 25 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का मिलना है ना। तो ओवरऑल इस प्लान के बारे में यही कहूँगा कि अगर यूलिप ही लेना चाहते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड ले लें, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और इसके अलावा LIC के दूसरे प्लान हैं जो गारंटीड रिटर्न देते हैं, वो मुझे ज़्यादा सही लगते हैं। और सम एश्योर्ड की अगर बात करें तो अगर आपको हाईएस्ट सम एश्योर्ड चाहिए तो पहले अपने एजेंट से पूछें कि भाई इसमें मेरे को कितना का सम एश्योर्ड मिल रहा है। और फिर अगर आपको एज ए व्यापारी, आप व्यापारी हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपकी कांस्टेंट सैलरी नहीं है, सैलरी कम है, और आपको इसमें अच्छा सम एश्योर्ड मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली इस प्लान को ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना।